क्षमा चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा-सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये मुझे जानकारी मिली थी कि जो पीपीटी है वो शेयर नहीं हो पा रहा है। तो जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे अभी कि मद्रास हाई कोर्ट का एक मैं डिसीजन आपसे डिस्कस कर रहा था। क्योंकि हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसमें मैंने ये सजेशन दिया था कि यदि कोई रिसीवर है, यदि उसके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो एटलीस्ट पहले गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए, जो सप्लायर है उसको तो एटलीस्ट लोकेट करें, उससे कोशिश करें रिकवरी की, और यदि उससे रिकवरी नहीं होती है तो डेफिनेटली उस रिसीवर से भी, चूंकि हमारा जीएसटी लॉ यही कहता है, तो रिसीवर से रिकवरी की प्रोसीडिंग्स होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा डायरेक्टली रिसीवर को प्रेशराइज किया जाता है कि आप पेमेंट कर दीजिए, और कहीं ना कहीं कोशिश नहीं की जाती है कि जो सप्लायर है उससे कलेक्शन के लिए कोशिश नहीं की जाती है। तो मद्रास हाई कोर्ट के सामने ये जो केस आया था, उसमें जो पिटिशनर है उसने कुछ गुड्स एक सप्लायर से परचेज किए थे, और उसमें जो पेमेंट है वो टाइमली कर दिया गया था, और इसके रिटर्न्स के बेस पे ही उसने वहां पर उसकी क्रेडिट लेके अपने रिटर्न्स फाइल की, अपनी जो लाइबिलिटी थी उसको डिस्चार्ज किया। अब जो स्टेट टैक्स ऑफिसर थे उनको नॉलेज में आया कि ये सप्लायर ने अपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए, मतलब अपने जो पेमेंट नहीं किया टैक्स का। रिटर्न्स तो फाइल हो सकता है जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया हो, लेकिन जीएसटीआर 3B से थ्रू पेमेंट नहीं हुआ है। तो उन्होंने उसको शोकाज नोटिस किया पिटिशनर को कि आप इसका जो पेमेंट कर दीजिए, एंड प्रोसीडिंग्स वर इनिशिएटेड अगेंस्ट पिटिशनर। तो पिटिशनर ने डेफिनेटली जवाब दिया कि सर मेरे पास तो बिल है, मैंने पेमेंट किया है उनको, तो आप बेटर है कि आप जो सप्लायर है उसको आप एटलीस्ट एक इंक्वायरी कीजिए, या हमारा सामने उसको आमने सामने बिठाइए, हम समझेंगे कि भी क्यों पेमेंट नहीं किया, क्या नहीं किया। लेकिन सेलर को नहीं पकड़ते हुए डायरेक्टली स्टेट टैक्स ऑफिसर ने यहाँ पर एक ऑर्डर पास कर दिया और उससे लाइबिलिटी इंपोज कर दी रिसीवर को। जो पिटिशनर है उसके ऊपर कहा कि नहीं, आपको पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि आपके सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया है। तो यही इशू के लिए मद्रास हाईकोर्ट के सामने पिटिशन फाइल हुई थी कि whether the state tax officer can levy the entire tax liability on the petitioner without involving the sellers। क्योंकि पिटिशनर ने रिक्वेस्ट की थी कि साहब इस केस में सेलर को भी इन्वॉल्व कीजिए आप, लेकिन स्टेट टैक्स अथॉरिटीज ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और डायरेक्टली रिसीवर से ही रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर दी। अब यदि हम प्रोविजंस की बात करें तो जो आईटीसी की एलिजिबिलिटी हमारे सामने आती है वो सेक्शन 16 डील करती है, और सेक्शन 16(1) और 2 के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो इसके अंदर हम जो आईटीसी लेते हैं उसकी कंडीशंस दी हुई है, एलिजिबिलिटी कहाँ है और इसके साथ कंडीशंस क्या हैं। तो हमें बेसिकली हमारा यही कि गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए, पेमेंट हो जाना चाहिए, ये सब चीजें हमारी जो बेसिक कंडीशन है वो रूल सेक्शन 16 में दी हुई है, 16(1) और 16(2) में डिटेल्स उसके अंदर दी हुई है। उसमें बेसिक कंडीशन ये, ही इज इन पोजीशन ऑफ अ टैक्स इनवॉइस, he has received the goods or services। तो ये दोनों चीजें यदि कंप्लायंस हो जाती है, रिटर्न्स फाइल हो रहा है और जो सप्लायर है उसने पेमेंट कर दिया है, तो अल्टीमेटली उसको क्रेडिट मिल सकता है उसके अंदर। अब हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिए थे वो सेक्शन 16 को ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने बेसिक कंडीशन जो आईटीसी के लिए दी थी कि जो टैक्स पेयर है, रिसीवर है, उसको गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए और टैक्स का पेमेंट हो जाना चाहिए गवर्नमेंट को। और यदि कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था कि देयरफॉर इफ द टैक्स हैड नॉट बीन रीच्ड टू द किटी ऑफ द गवर्नमेंट देन द लायबिलिटी मे हैव टू बी इवेंचुअली बोर्न बाय वन पार्टी, आइदर द सेलर और द बायर। यहां पर एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट ने दिया कि दोनों में से एक पार्टी को एटलीस्ट टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। यहां ऐसा नहीं है कि लायबिलिटी जो है केवल रिसीवर की है। अब इसमें जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया कि डिपार्टमेंट हैज नॉट टेकन एनी रिकवरी एक्शन अगेंस्ट द सेलर। रिसीवर ने उनसे इंसिस्ट किया था कि साहब आप उसको भी पार्टी बनाइए, उससे भी इंक्वायरी कीजिए, लेकिन डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर नहीं ध्यान दिया था। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने यही कहा कि कोई भी सेलर के अगेंस्ट में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। तो इसमें एक एलिगेशन ये भी था डिपार्टमेंट का कि मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि डेफिनेटली ये एक इंपॉर्टेंट इशू है, यहाँ पर सेलर के साथ बैठ के उसको आमने सामने रख के या उससे इंक्वायरी करके देखना चाहिए था कि एक्चुअल में मूवमेंट हुआ है नहीं हुआ है, और सेलर पे पहले एक्शन करना चाहिए थी। तो इस पूरे केस का क्रक्स यही था कि क्या किसी केस में जहां पर रिसीवर ने पेमेंट कर दिया है, उसके पास वैलिड इनवॉइस है,
तो क्या सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया उसके बेस पे इनिशियली उसके अगेंस्ट में इंक्वायरी रिसीवर पे होना चाहिए या सेलर पे? तो इसमें जो हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, मद्रास हाईकोर्ट ने, कि यदि मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हुआ है तो डेफिनेटली सेलर के साथ एग्जामिनेशन करके उसके लिए जो भी नेसेसरी एक्शन है वो करना चाहिए। सेकंड ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट ने ये दिया कि डिपार्टमेंट डिड नॉट इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ सेलर्स इन द इंक्वायरी इवन व्हेन द पिटिशनर इंसिस्टेड ऑन द सेम। तो ये कहीं ना कहीं एक लेकुना रहा डिपार्टमेंट की तरफ से, और इसी के बेस पे हाईकोर्ट ने इस ऑर्डर को कैश करते हुए, चूंकि उन्होंने ऑब्जर्वेशन में ये क्लियरली लिखा है कि आपने चूंकि एग्जामिन नहीं किया सेलर को और उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिए सेलर के अगेंस्ट में, तो हमने इस ऑर्डर को क्वैश कर दिया और डिपार्टमेंट को उन्होंने डायरेक्शन दिया कि आप वापस से इंक्वायरी कीजिए और साथ में सेलर के साथ में दोनों के अगेंस्ट में यदि आपको कार्रवाई करनी है तो पहले सेलर पे इंक्वायरी रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कीजिए और उसके बाद फिर आप बायर पे आइए या दोनों को साथ में इंक्वायरी कीजिए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है और इसका कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बेनिफिट रहेगा आगे कहीं ना कहीं। अब इस डिसीजन से यदि हम देखें क्या हमारे सामने आ रही है कि सबसे पहला जो डिसीजन हाईकोर्ट का है कि डिफॉल्टेड टैक्स हैज टू बी बोर्न आइदर ऑफ द पार्टी दैट इज सेलर और बायर। ये सबसे मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज लगी है। और जेन्युइन ट्रांजैक्शन के केस में सेलर को भी एग्जामिन होना जरूरी है। ऐसा नहीं है, हाईकोर्ट ने ये रूलिंग जरूर दिया है कि जेन्युइन केसेस में ही हमें ये बेनिफिट परचेजर जो रिसीवर है उसको देना है, जहां पर ये प्रूव हो जाता है कि जहां कहीं ना कहीं कलूजन है, फ्रॉड है, ऐसे केसेस में तो डेफिनेटली बेनिफिट नहीं मिलेगा रिसीवर को। अदरवाइज यहां पर सेलर के अगेंस्ट में रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सामने आती है, जो जीएसटी लॉ हमारे सामने है। जीएसटी लॉ की यदि हम बात करें जो 1 जून 2017 को हमारे सामने आया था, उसमें जो कंसेप्ट था मैचिंग कंसेप्ट हमारे सामने था कि सेलर अपलोड करेगा इनवॉइसेस को, जो परचेजर है रिसीवर है वो उसको मैच करेगा, यदि मैचिंग हो रही है तो क्रेडिट ले लेगा, यदि नहीं हो रही है कोई इनवॉइस यदि उसमें अपलोड नहीं किया सेलर ने तो उसकी एक वो क्रेडिट लेके उसको इंफॉर्मेशन जो है उसकी कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट के थ्रू दोनों पार्टीज को जाएगा, सेलर और परचेजर दोनों को जाएगा। डिपार्टमेंट एक नोटिस दोनों को इशू करेगा कि भाई इस परचेजर ने आईटीसी क्लेम किया है लेकिन ये अपीयर नहीं हो रहा है जीएसटी पोर्टल पे, और यदि कम्युनिकेशन के बाद भी सेलर उसको यदि रेक्टिफाई नहीं करता है तो ऐसे केसेस में जिस मंथ में ये क्लियर होता है कि भाई ये सेलर नहीं कर पा रहा है उस मंथ में उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो परचेजर है उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में वो ऐड हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक रिवर्सल नहीं था ऐसे केसेस में। इसका सिस्टम ये था कि एक कहीं ना कहीं नोटिस इशू होगा दोनों पार्टीज को, उसके बाद फिर अल्टीमेटली आईटीसी जो रिवर्सल होगा वो स्टार्ट होगा। एक इंपॉर्टेंट यहां पर एक प्रेस रिलीज 4 मई 2018 को रिलीज हुई थी। उसमें नए रिटर्न्स फॉर्म के केस में जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग हुई थी उसके बाद एक प्रेस रिलीज हुई थी। यहां पर उसमें इन्होंने क्लियरली लिखा था देयर शैल नॉट बी एनी ऑटोमेटिक रिवर्सल ऑफ आईटीसी फ्रॉम बायर ऑन नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सेलर। सिमिलर वे में बहुत क्लियर वर्ड में लिखा है कि यहां पर कोई भी ऑटोमेटिक रिवर्सल नहीं होगा। इन केस ऑफ डिफॉल्ट के केस में रिकवरी शैल बी मेड फ्रॉम द सेलर एंड रिवर्सल ऑप्शन फ्रॉम परचेजर अवेलेबल विद रेवेन्यू अथॉरिटीज ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस कहां पर है? फ्रॉड है जहां पर, कलूजन है जहां पर, वहां ऐसे केसेस में वो रिकवरी की प्रोसीडिंग्स परचेजर पे भी होगी, अदरवाइज ऑटोमेटिक रिवर्सल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था या जो प्रेस रिलीज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद थी उससे कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ने भटक कर जो परचेजर हैं उन पे काफी दबाव बनाकर उनसे रिकवरी की प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी है। यदि हम अस्टवाइल जो भी टैक्स रिजीम था जो हमारा सर्विस टैक्स या वैट का यदि हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा डिसीजन है अराइज इंडिया लिमिटेड के केस में। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था, पहली बात तो गिल्टी परचेजर और इनोसेंट परचेजर में उन्होंने कहा था डिफरेंशिएट करना जरूरी है, दोनों को सेम बैलेंस में रखना गलत है। दूसरा इसमें इस केस में उन्होंने कहा था कि एक परचेजर से डिपार्टमेंट एक अनएक्सपेक्टेड चीज, इम्पॉसिबल चीज सोच रहा है कि परचेजर एक पहले से ही प्रिज्यूम कैसे करेगा, एंटिसिपेट कैसे करेगा कि मेरा जो सेलर है वो पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, उसे क्या मालूम जब डीलिंग करने से पहले। तो ये परचेजर से एक्सपेक्ट करना कि वो पहले से ही सोचे वो बड़ा मुश्किल काम है, और चाहे वो पहले के रिजीम में हो लेकिन मेरे हिसाब से ये डिसीजन अभी भी
हमारे लिए फेवरेबल है। सेकंड, हमारा पंजाब एंड हरियाणा जो हाईकोर्ट का डिसीजन है ये घेरूलाल बालचंद के केस में, सिमिलर वे में उन्होंने यहाँ पर कहा है कि यदि जो परचेजर है उसने जो बिल यदि प्रोड्यूस कर दिए हैं, कर दिया है, अब उसके लिए उसको फोर्स नहीं कर सकते आप कि भैया ये जो इसने पेमेंट क्यों नहीं किया या किस टाइप से, आपने उसका अपना बर्डन जो है उसका प्रूफ डिस्चार्ज कर दिया है। अब डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रूव करे कि आपका कल्यूजन है, फ्रॉड है, अदरवाइज सेलर से ही उस केस में रिकवरी की प्रोसीडिंग्स होना चाहिए, परचेजर पे कोई लायबिलिटी नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। लास्टली मैं डिस्कस करूंगा, ये मेरा डबल रिपीट हो रहा है, अच्छा उसी के केस में उसमें उन्होंने कहा है, मैं उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ। बेसिकली गवर्नमेंट का पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का ये डिसीजन था कि ऐसे केसेस में जो परचेजर है वहां पर उस पर प्रेशर नहीं करना चाहिए। अब एक इश्यू मैं सेकंड मेरा केस में ले रहा हूं यहाँ पर, एक हमारे सामने बहुत पोजीशन सामने आने नोटिस पे के केस में, जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अपॉइंट करता है और अपॉइंटमेंट लेटर में एक कंडीशन रहती है कि दोनों पार्टीज में से कोई भी यदि इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करेगा या डिसकंटिन्यू करेगा तो एक 3 महीना, सपोज एग्जांपल के रूप में 3 महीने का टाइम पीरियड वो देगा। उस 3 महीने के पीरियड के पहले यदि कोई भी यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हटा देता है या एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देता है तो उसको 3 महीने का टाइम पीरियड देना दोनों को जरूरी है। तो यदि दोनों उसको फॉलो नहीं करते तो ऐसे केसेस में नोटिस पे की एक कंडीशन रहती है, और ये मैटर हमेशा डिस्प्यूटेड रहा है, और जिन लोगों ने एक्साइज सर्विस टैक्स में ऑडिट कराया है तो ये बहुत बड़ा इशू बनता है। तो गुजरात जो एडवांस रूलिंग है उसके अंदर ये जो एमनिल जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है उसके केस में डिसीजन है कि वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन रिकवरिंग नोटिस पे अमाउंट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो जहां पर एक कंपनी अपने एम्प्लॉय से नोटिस पे का रिकवरी कर रही है कि आपने 3 महीने का नोटिस नहीं दिया या 3 महीने पहले आप छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको उस केस में आपसे रिकवरी होगी। तो गुजरात जो एडवांस रूलिंग है इस केस में, वहां पर फैक्ट्स यही है कि अपेलेंट जो है वो कहीं ना कहीं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और अपॉइंटमेंट के जो टर्म्स हैं उसमें कंडीशन ये थी कि 3 महीने का एक मैंडेटरी नोटिस देना पड़ेगा दोनों पार्टीज को टर्मिनेट करने के लिए, और यदि वो नोटिस पीरियड सर्व नहीं होता है तो ऐसे केसेस में नोटिस पे जो भी अमाउंट डिसाइड होता है वो रिकवर होगा उसके सैलरी अमाउंट से। अब यहाँ पर जो एडवांस रूलिंग के लिए इशू यही था सामने कि ये जो नोटिस पे कंपनी ने अपने एम्प्लॉय से रिकवर किया है तो वेदर इट इज चार्जेबल टू जीएसटी और नॉट। अब यदि हम इसके रेलेवेंट प्रोविजंस की बात करें, जो हमारे सबसे पहले हमारे सामने आती है कि क्या ये नोटिस पे सप्लाई की डेफिनेशन में कवर्ड होता है। तो सप्लाई को जैसा हम सभी जानते हैं कि सप्लाई को डिफाइन किया है सेक्शन 7 में, और सेक्शन 7 में चूंकि उसको ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, ये जो भी है हमारा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और मेन जो हमारा है the activities to be treated as supply of goods or supply of services as referred to in schedule 2 and this has been omitted, ये जो हमारा डी सेक्शन है। तो ऐसे केसेस में जो हम सप्लाई की डेफिनेशन यदि देखते हैं तो पहले हमारी डेफिनेशन हमारे सामने थी कि जो कि ऐसी सर्विसेज या गुड्स जो कि हमारे यहाँ पर शेड्यूल 2 में डिफाइंड है तो वो भी सप्लाई में कवर्ड होगी, जो कि ओमिट हो चुका है। उसके अगेंस्ट में हमारे सामने 7(1)(a) हमारे एक नया सामने हमारा रूल है। तो जो भी जहां पर भी सप्लाई यदि ट्रीट हो रहा है तो उसको शेड्यूल 2 से रिफाइन किया कि शेड्यूल 2 में सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज तब होगी जबकि पहले सप्लाई हो। अब इसमें सेक्शन जो हमारा शेड्यूल 2 है उसकी क्लॉज 5 सब क्लॉज ई, जो कि हमारा यदि आप सर्विस टैक्स में सेक्शन 66E यदि आप ध्यान होगा डिक्लेयर्ड सर्विसेज में सेक्शन 66E सब क्लॉज ई, उससे सिमिलर उन्होंने यहाँ पर उसको डिफाइन किया शेड्यूल 2 में सब क्लॉज ई ऑफ क्लॉज 5, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एग्री। अब इसमें सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही माना जाएगा इनको, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और ए सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। साथियों मान के चलिएगा ये सबसे बर्निंग इशू है हमारे सामने, क्योंकि ऐसे काफी केसेस आते हैं। आप सभी ने देखा होगा, हमने समझो हमने जो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं उनके अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया है, तो डिपार्टमेंट उस पर टैक्स लगाने का, उस पर इसके लिए शोकॉज नोटिस इशू कर रहा है,
चाहे वो एक्साइज या सर्विस टैक्स ऑडिट जब हो रहे हैं तो उसके अंदर डिपार्टमेंट का ये व्यू है कि ये जो आपने राइट ऑफ किए हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ऑब्लिगेशन जो था आपने उसको टर्म में हटा दिया है, राइट ऑफ कर दिया, तो ये आपकी इनकम हो गई है। हम इसको इस क्लॉज 5E में जो अभी यहाँ पर CGST एक्ट में है और जो पहले के लॉ में 66E सब क्लॉज ई में उसको कवर करते हुए उस पर सर्विस टैक्स की डिमांड रेज करी है। तो ये कहीं ना कहीं इशू बहुत बड़ा इशू है। और इस AR में जो है यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि इसको चूंकि हम टॉलरेटिंग इन द एक्ट मानेंगे, 3 महीने का नोटिस नहीं दिया आपने, 3 महीने नोटिस दिया है लेकिन आप पहले से ही छोड़ के जा रहे हैं, तो आपसे जो भी पैसा रिकवर हो रहा है वो टॉलरेटिंग इन एक्ट हम मानेंगे। और ऐसे केसेस में 5E जो हमारा शेड्यूल 2 में है उसके हिसाब से उसके ऊपर GST की लायबिलिटी बनेगी। ये एडवांस रूलिंग में इसमें डिफाइन किया गया है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें इस चीज को डील करना है और एडवांस रूलिंग के लिए जैसा हम पहले भी काफी डिस्कस कर चुके हैं, एडवांस रूलिंग को फाइनल मानना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। बेटर है एडवांस रूलिंग हमें लगता है कि सही है तो हम उसको फॉलो करें, अदरवाइज यदि हम चाहें तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एडवांस रूलिंग है केवल 2 लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है, जिसने अप्लाई किया है और जो ज्यूरिडिक्शनल अथॉरिटी है, उन दोनों पर ही ये एडवांस रूलिंग एप्लीकेबल होती है। बाकी सब असेसीज के ऊपर कंपल्सरीली नहीं होता है, लेकिन हम उससे कहीं ना कहीं एक रेफरेंस ले सकते हैं। डिपार्टमेंट भी उससे रेफरेंस देता है और जो असेसी है, टैक्स पेयर है, वो भी उससे कहीं ना कहीं रेफरेंस देता है। तो जहां तक हम यदि माने इसके अंदर हम डिस्कशन के हिसाब से यदि सोचें हम लोग दीदी, तो नॉर्मली हम ये मानेंगे कि एक एम्प्लॉय है और उससे हम यदि कोई रिकवरी कर रहे हैं तो इसका मीनिंग यही है कि हम उस टाइम पीरियड में उसने काम नहीं किया है तो हम उसकी सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में यहाँ पर जो डिसीजन हुआ है कि 18% का रेट ऑफ टैक्स लगते हुए उसके ऊपर जो भी ये जो एडवांस रूलिंग है उसमें उन्होंने ये माना है कि टॉलरेटिंग एन एक्ट है और उसके ऊपर 18% का टैक्स लगेगा। लेकिन हम यदि सर्विस टैक्स के केसेस से उसको यदि कंपेयर करें तो एक ही केस के केस में यहाँ पर डबल व्यू है। सेक्शन की बात करें, मैंने दोनों सेक्शन आपसे डिस्कस की थी, मैं उसको वापस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर्विस टैक्स के रीजन में यदि बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन तो था। ये जो केस आपके सामने है GTND इंडिया लिमिटेड के केस में, यहाँ पर उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था द एम्प्लॉयर कैन नॉट बी सेड टू हैव रेंडर्ड एनी सर्विस पर से। यहाँ पर कोई सर्विस नहीं हो रही है। नोट में लास्ट में यदि हम चलेंगे, नोटिस पे इन लीव ऑफ सडन टर्मिनेशन हाउएवर डज नॉट गिव राइज टू द रेंडिशन ऑफ सर्विसेज आइदर बाय द एम्प्लॉयर और द एम्प्लॉय। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली उन्होंने कहा था कि ये 66E सब क्लॉज E में कवर नहीं होगा क्योंकि किसी के लिए भी सर्विस नहीं है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सर्विस टैक्स डिजाइन में, जैसे आप यदि एक और केस हमारे सामने HCL लर्निंग का केस है, यहाँ पर भी एंट्री नंबर 1 यदि हम देखेंगे, शेड्यूल 3 की जो है यदि एंट्री नंबर 1 देखेंगे, वहां पर उसको एक्सक्लूड किया हुआ सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। तो हम डेफिनेटली यहाँ ये कह सकते हैं कि ये जो नोटिस पे है दैट इज इन रिलेशन टू और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉयमेंट है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के कारण ही वो वहां पर ये पैसा रिकवर हुआ है। तो हमारे हिसाब से नोटिस पे जो है अमाउंट, उस पर GST की लायबिलिटी नहीं बनना चाहिए। और HCL लर्निंग के केस में यही डिसीजन दिया था कि नोटिस पे इज नथिंग बट अ डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी पेबल टू द आउटगोइंग एम्प्लॉय। देयर इज नो सेपरेट कंसिडरेशन फ्लोइंग फ्रॉम एनी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक बहुत मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ, एनी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट। यदि मेरा कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो डेफिनेटली फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग डेफिनेटली इट इज कवर्ड अंडर GST। यदि मैं नॉन कॉम्पीट फीस की बात करूं, देयर इज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां डेफिनेटली कुछ नहीं करने का भी मुझे GST लगेगा उसके ऊपर। यहाँ कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहाँ मेरे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ये कहती है कि यदि वो उसने 3 महीने का टाइम पीरियड नहीं दिया है तो ऐसे केसेस में उसके ऊपर वहां पर उसको नोटिस पे देना पड़ेगा। तो मेरा पर्सनल व्यू यही इसी में है कि नोटिस पे के ऊपर GST की लायबिलिटी नहीं बनती है, लेकिन फिर भी हमें खुद का कॉल खुद ही लेना पड़ेगा कि ऐसे केसेस में क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि भविष्य में यदि कोई लायबिलिटी बनती है तो ऐसे केसेस में इंटरेस्ट और पेनल्टी बहुत हेवी बनता है। इसी प्रकार का मेरा थर्ड जो केस है एक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये यूजुअली हम देख रहे हैं कि हमारे जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर कोई ना कोई कैंटीन होता है और उस कैंटीन में या तो हम विदाउट एनी चार्ज या सब्सिडाइज रेट पे
एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सब्सिडाइज रेट पे कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल कराती है। अगेन गुजरात एडवांस रूलिंग का केस यहाँ पर दिए गए, एमनिल फार्मास्यूटिकल वाला अगेन सेम उसी पार्टी का केस है और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। चूंकि हमें भविष्य में कहीं लाइबिलिटी नहीं आई इसलिए मैंने इस केस को लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन जो था कि वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल व्हेन इट इज ऑब्लिगेटरी अंडर फैक्ट्री एक्ट, वो कंपनी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फैक्ट्रीज एक्ट में कंपलसरी था उसको कैंटीन सर्विसेज देना, उसके बावजूद क्या उस पर जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी। अगेन सेम पार्टी है, 100% एक्सपोर्ट यूनिट थी जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इस कंपनी ने अपने जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए कैंटीन फैसिलिटीज अवेलेबल कराई है थर्ड पार्टी के थ्रू। खुद ने रन नहीं कर रहे हैं लेकिन एक थर्ड पार्टी के थ्रू यहाँ पर कैंटीन फैसिलिटी दी गई है। नाउ फूड इज बीइंग ऑफर्ड टू एम्प्लॉयज ऑन सब्सिडाइज्ड रेट। यदि उसको कोई भी कॉस्ट जो रफली आती है उसमें फिर कोई 50% कॉस्ट पे अवेलेबल करा रहे हैं या कुछ भी है तो उसके रिड्यूस के कॉस्ट पे उसको अवेलेबल करा रहे हैं और ये जो कॉस्ट है वो उनके सैलरी से डिडक्शन हो रहा है। अब कैंटीन सर्विसेज जो हैं इस कंपनी ने एक प्ली लिया इस एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के सामने कि साहब ये जो है हमारा कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, एज इट इज ऑब्लिगेटरी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट। तो हमारे लिए चूंकि ऑब्लिगेटरी था, कंपलसरी था, तो हम कोई बेसिकली हम कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं करना है, गवर्नमेंट ने कहा है तो हमें करना पड़ रहा है। तो यही इशू हमारे सामने था कि वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल अमॉन्ग द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई on account of third party canteen services which is obligatory under section 46 of the Factories Act provided by the company। तो जो कंपनी यदि कोई भी सब्सिडाइज रेट पे कोई भी कैंटीन सर्विसेज अवेलेबल करा रही है तो क्या उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आएगी, ये मेन इशू था यहाँ पर। अब यदि हम रेलेवेंट प्रोविजंस की बात करें तो क्या सबसे पहले हमारे सामने आता है क्या ये बिजनेस है, तो सब क्लॉज 17 ऑफ सेक्शन 2 यदि उसको डिफाइन करता है कि एनी ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर प्रोफेशन, ठीक है, और इसमें बी जो पार्ट है इसका, एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू सब क्लॉज ए। तो यदि हमारा जो मेन बिजनेस है उनसे एंसिलरी कोई मेरा यदि कोई काम हो रहा है तो वो बिजनेस में कवर्ड होगा। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा क्या बिजनेस है मेरा ये। सेकंड जो एप्लीकेबल प्रोविजन है मेरे लिए कंसिडरेशन, क्योंकि मेरे पास एक सब्सिडाइज रेट में दे रहा हूं तो मुझे कोई ना कोई कॉस्ट उससे रिकवर हो रही है एम्प्लॉय से, तो मुझे कहीं ना कहीं पैसा आ रहा है। तो वेदर इट इज कवर्ड अंडर कंसिडरेशन विच हैज बीन डिफाइंड अंडर सब क्लॉज 31 ऑफ सेक्शन 2। तो इसके अंदर हमारी जो डेफिनेशन है मैं बहुत डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी समय की कमी है और आगे मुझे काफ़ी केसेस डील करना है, डिस्कस करना है आपके साथ में। तो मेनली हमारे पास यदि कोई भी पेमेंट किसी भी वे में आ रहा है तो वो कंसिडरेशन में कवर हो रहा है उस जो डेफिनेशन के हिसाब से। एक और जो हमारा जो डेफिनेशन है आउटवर्ड सप्लाई, यदि वो बिजनेस है तो क्या वो आउटवर्ड सप्लाई की डेफिनेशन में कवर्ड होता है। तो मीन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेदर बाय सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, वो हमारी डेफिनेशन जो है। और सप्लाई की डेफिनेशन हमारे सब जो मैंने पहले भी डिस्कस की थी सेक्शन 7 में, वो उसको डिफाइन करती है उसमें क्या वो सप्लाई में कवर्ड होता है। तो ये किसी भी इशू को हमें सबसे पहले रेलेवेंट प्रोविजंस क्या है वो देखना चाहिए। तो हमने क्या सप्लाई की डेफिनेशन है, क्या आउटवर्ड सप्लाई, कंसिडरेशन, बिजनेस, इनकी डेफिनेशन देखते हुए हमें डिसाइड करना है कि क्या वो कैंटीन सर्विसेज हमारे लिए टैक्सेबल है या नहीं है। इसके अलावा जो शेड्यूल 2 है उसका सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 6 जो डिफाइन करता है कंपोजिट सप्लाई, ऐसे केसेस जहां पर फूड सप्लाई हो रहा है, चूंकि ये कंपोजिट सप्लाई होता है वहां पर फूड में गुड्स भी सप्लाई हो रहे हैं प्लस सर्विसेज भी हो रही है, और चूंकि उसको सर्विसेज ही कंसिडर किया गया है तो ऐसे केसेस में कंपोजिट सप्लाई में उन्होंने डिफाइन किया कि ये सर्विसेज में कवर्ड होगा, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एडवांस रूलिंग में जो अथॉरिटी है उसने ये उसको रूलिंग दी है कि जो भी अमाउंट रिकवर हो रहा है एम्प्लॉय से, थर्ड पार्टी कैंटीन सर्विसेज जो भी दे रहे हैं उस केसेस में वो आउटवर्ड सप्लाई की डेफिनेशन में भी कवर्ड होगा और उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आएगी चाहे वो ऑब्लिगेटरी हो। यहाँ पर उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है एक्टिविटी कवर्ड अंडर क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 2 सब क्लॉज 17 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एज ए ट्रांजेक्शन इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द मेन बिजनेस। जो हमारा मेन बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी उससे एंसिलरी या इंसिडेंटल बिजनेस माना जाएगा, और इसी कारण से। और सेकंड उन्होंने प्ली लिया है
कि ये शेड्यूल 2 जो है उसकी क्लॉज 6 में कवर्ड हो रहा है कंपोजिट सप्लाई के केस में। सप्लाई की डेफिनेशन जो है 7(1)(a) उसके अंदर ये कवर हो रहा है, और चूंकि जो कॉस्ट है वो रिकवर हो रही है तो कंसिडरेशन में भी उसको कवर हो रहा है। तो इन सबको देखते हुए ये एडवांस रूलिंग दी गई कि ये सर्विसेज जो हैं, जो भी सर्विसेज फूड सर्व हो रहा है उस केसेस में वहां पर जीएसटी की लायबिलिटी बनेगी, जो भी एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स से। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिमिलर वे में हमारा जो है उसमें एडवांस रूलिंग जो है केरला के केस में, यहाँ पर केस में एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रूलिंग्स है, उसमें भी अफर्म, इसको भी यहाँ पर उसमें टैक्सेबिलिटी वाला मैटर आया था, जो कि यहाँ पर जो अपीलेट अथॉरिटी ने उसको अफर्म किया था, इसके अगेंस्ट में अपील की गई थी, तो उसको भी वहाँ पर उसको सिमिलर, उसको सेम पोजीशन में दिया था कि नहीं उस पर लायबिलिटी बनेगी। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर यदि क्वेश्चन आते हैं हम लोग हमारे सामने कि यहाँ पर तो चूंकि कंसेशनल रेट पे उन्होंने फूड सर्व किया था, क्या ऐसा हो सकता है कि कंसिडरेशन नहीं हो तो क्या हम बाहर हो सकते हैं, हमारी जीएसटी की लायबिलिटी नहीं बनेगी? अगेन हम लोग देखेंगे शेड्यूल 1 एंट्री नंबर 2 देखेंगे, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में हो रहा है, तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आ जाते हैं, और रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन के बेस पे हम चूंकि वो वहां पर रिलेटेड पर्सन हो गए, तो जो हमारा सेक्शन 15 जो है जो डिफाइन करता है वहां पर उसको वैल्यूएशन लेते हुए हमें रूल 28 का रेफरेंस देते हुए उसका वैल्यूएशन करते हुए उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी चाहे कंसिडरेशन नहीं हो तो भी लगेगा। अब एक इंपॉर्टेंट जो चीज यहां पर चेंज आया था कि फरवरी 2 2019 को एक अमेंडमेंट आया था, और उस अमेंडमेंट में गवर्नमेंट ने कहा था कि 17(5) जो सरप्लस 5 है वहां रेस्ट्रिक्ट करता है कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन यदि ऑब्लिगेटरी है, लॉ में कहीं डिफाइन किया हुआ है कि आपको ये सर्विसेज देना पड़ेगी, तो ऐसे केसेस में उसका आईटीसी मिलेगा। तो यहाँ पर वैसे भी हमें आईटीसी मिलना थी क्योंकि लायबिलिटी इस एडवांस रूलिंग के हिसाब से हमारे ऊपर बन रही है उस, तो वहां पर वैसे भी क्रेडिट मिलेगा, और ये अमेंडमेंट एक आ चुका है कि यदि ऑब्लिगेटरी है तो आपको आईटीसी जरूर मिलेगा उसके ऊपर। एक सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है उसके लिए 2020 मार्च 2020 में एक सुमोटो विट पिटिशन में कुछ डिसीजन दिया था, उसमें एक्सटेंड कर दी थी ड्यू डेट्स को, वो इनफाइनाइट पीरियड के लिए उसने एक्सटेंड कर दी थी। उस सुमोटो विट पिटिशन को 8 मार्च 2021 को डिस्पोज ऑफ किया था, अल्टीमेटली उसका एंड कर दिया था कि एक्सटेंडेड जो भी पीरियड था, जो भी एक्सटेंड कर दिया था ड्यू डेट्स को, उसके लिए उसका एक लिमिट बना दी थी कि साहब यदि आपका कोई भी अपील या एप्लीकेशन या कोई भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो उस जो टाइम पीरियड है उसमें ये 15 मार्च से 14 मार्च का पीरियड काउंट नहीं होगा। और सपोज मेरे पास 90 डेज का टाइम पीरियड था, और सपोज मेरे को जब लास्ट टाइम जो है जो डिसीजन हुआ था 23 मार्च 2020 को डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके बाद जो रिमेनिंग पीरियड जो बच रहा था वो उस पीरियड का काउंट करने के लिए इस पीरियड को काउंट नहीं करेंगे, और बैलेंस पीरियड जो भी है वो 15 मार्च से अवेलेबल होगा। अब यदि लिमिटेशन एक्सपायर हो जाती है इस पीरियड के बीच में ही, यदि बैलेंस, तो उस केस में भी गवर्नमेंट ने कहा था कि जो भी एक्चुअल बैलेंस पीरियड था हमारा 15 मार्च से अवेलेबल है, यदि उतना पीरियड या 90 डेज फ्रॉम 15 मार्च विच एवर इज हायर, जैसे हाई कोर्ट के केस में 6 मंथ का टाइम पीरियड है हमारे पास, तो जो भी हायर पीरियड है यदि 90 डेज या उससे हायर पीरियड यदि कुछ 4 महीने 5 महीने पीरियड बच रहा है तो वो उतने पीरियड तक आपको गवर्नमेंट ने उसका सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रिलैक्सेशन दिया था कि वो काउंट आपको उस टाइम पीरियड तक आप अपील फाइल करना है, कोई भी प्रोसीडिंग्स होना है वो हो सकती है। लेकिन अब हमारे सामने वापस से कोविड-19 की सेकंड वेव हमारे सामने आ चुकी है, तो अगेन उस जो सुप्रीम कोर्ट ने पुनः जो भी 14 मार्च वाले जितने भी ड्यू डेट्स आ रही थी उसके लिए वापस से सिमिलर वे में फर्दर पीरियड के लिए उसको इनफाइनाइट पीरियड के लिए उसको ओपन कर दिया है कि आपकी कोई भी लिमिट यदि टाइम पीरियड आ रहा है तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन में उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, और जो 23 मार्च 2020 का ऑर्डर था उसको रिस्टोर कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 14 मार्च एक कट ऑफ डेट सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन की थी
अब वापस से वो 23 मार्च के बाद से वो इनफाइनाइट पीरियड के लिए अभी कंटिन्यू हो गई है। तो हमारे सामने काफ़ी केसेस हैं जहां पर हम अपील नहीं लगा पाए। कई केसेस हैं जहां पर सर्विस टैक्स के केसेस हैं, एक्साइज के केसेस हैं, पुराने केसेस हैं, या जीएसटी में भी हम देखें तो कोई केस में यदि हमें अपील टाइम पे फाइल नहीं हो पाई है तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट लें, और इसी पर्पज से मैंने ये डिसीजन को इसमें इंक्लूड किया मेरे सबमिशन में। प्रेजेंटेशन में इसी का पर्पज यही था कि हमें, और काफ़ी केसेस अभी भी पेंडिंग है, 6-8 महीने से कई लोगों ने फाइल नहीं कर पाए हैं किसी रीज़न से, तो इसका बेनिफिट हम ले सकते हैं डेफिनेटली। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, कई कुछ कमिश्नरेट में इसके बेस पे कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी भी हो गए हैं कि भैया ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें जीएसटी में भी या पुराने केसेस में भी अपील्स या और कोई भी चीज़ें, तो उसको प्रोसीडिंग्स को हमें एक्सेप्ट करना है। अब एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन हमारे सामने है। पहले जब मैं इस केस को ले रहा था तो मुझे लगा कि इतना बड़ा केस है कि हो सकता है इस केस को लेने में मुझे पूरा 1-1.5 घंटे का टाइम पीरियड लग सकता है, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन है और इनका इम्पोर्टेंट इशू है। और सबसे बड़ी बात यह, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोविजनल अटैचमेंट के केसेस के जो भी हमारा जो भी रूल्स हैं उसको बहुत ही अच्छा नाम दिया, ड्रैकोनियन प्रोविजन दिया है। ड्रैकोनियन प्रोविजन इस वे में दिया है क्योंकि जो भी ऑफिसर्स हैं यदि उसको प्रॉपर वे में नहीं उसको यूज कर रहे हैं, एक हरेसमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो वो एसएससी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो ये राधा कृष्णा इंडस्ट्रीज है। मैं बहुत डिटेल इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इतना मैंने आपको वापस बताया है कि उसको एनालाइज करने में, उसको डिस्कस करने में मुझे बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो मैंने सिंपली ये किया है कि रिलेवेंट प्रोविजन को डिस्कस नहीं करते हुए क्या फैक्ट्स थे केस के और क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसको एज इट इज आपके सामने रख रहा हूं मैं। तो राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पिटिशनर है उसने ये चैलेंज किया था, ऑर्डर किया, जो एक इसके जो हाई कोर्ट में भी ये पार्टी गई थी और उस हाई कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया था, कोई रिलीफ नहीं दिया था। तो यहाँ पर इस पार्टी ने, राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज ने चैलेंज किया था, जो भी प्रोविजनल अटैचमेंट के ऑर्डर थे उसको चैलेंज किया था। सेकेंडली, जो कमिश्नर है उसने अपने जो पावर्स थे उसको डेलीगेट किया था, तो उस पावर जो डेलीगेट किया उसको भी चैलेंज किया था। कि 2 इशू के लिए सुप्रीम कोर्ट में। अब फैक्ट्स देखा जाए तो फैक्ट्स भी बहुत अपने आप में काफ़ी मतलब बहुत बड़े हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और हिमाचल प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है सिरमौर, उसमें उनका वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। 3 अक्टूबर को एक नोटिस इशू हुआ था कि भाई, सिंपल एक नोटिस आया उनके पास कि आपको जीएसटी से रिलेटेड GSTR 1, 3B और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सबमिट करना है। मीनवाइल एक 10 अक्टूबर को जो इनके एक सप्लायर थे, GM कंपनी थी, उसके जो सप्लायर था उसके अगेंस्ट में एक केस बना और एक इंक्वायरी हुई, एक इंटेलिजेंस आई DGSTI के पास में, और उसमें ये डिटेक्ट हुआ कि जो पार्टी है, सप्लायर है, उसने कहीं ना कहीं आईटीसी जो ली है वो फेक या फिक्टिशियस फर्म से आईटीसी ली है उसने। और ऐसे उस केस के बेस पे और पार्टीज जो भी सप्लायर है उसके जो भी पार्टनर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। अब उसको लिए एक मेमो इशू किया गया पार्टी को, जो ये पिटिशनर है उसको 15 दिसंबर 2018 को एक मेल किया गया कि भाई आपको 17 दिसंबर तक आपको जो भी आपके आईटीसी इस पार्टी से जो सप्लायर है उससे 17, 18, 19 में जो भी आपने आईटीसी लिया है उसकी आपकी जो भी आईटीसी उसकी डिटेल्स आप दीजिए, और हमें डिटेल उसको एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों ना आईटीसी आपकी जो है वो, चूंकि सामने वाली पार्टी ने फेक या फिक्टिशियस इनवॉइसेस के बेस पे लिया है, तो आपको क्यों ना हम लोग उसको डिसअलाउ कर दें। तो जो पिटिशनर है उसने क्लियरली उनको मेंशन किया कि साहब मेरे पास उसकी पूरी आईटीसी के लिए जो भी मैं कंडीशंस हैं वो मैं फुलफिल करता हूँ। सेक्शन 16 जो कहती है कि आपको, आपके पास इनवॉइस है, मटेरियल रिसीव हुआ है, मेरे पास रिसीव हुआ है और मेरे पास प्रूफ है, और मेरे हिसाब से उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं बनती है। यहाँ पर जो इन्होंने 4 जुलाई डिपार्टमेंट ने इसमें साथ में उसको 70 सब क्लॉज 5 में सेक्शन 74 की सब क्लॉज 5 में एक उसको 5 करोड़ की लायबिलिटी का एक नोटिस दे दिया इसके अंदर। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट डेट, हो सकता है वहां गलती हो,
क्योंकि डेट्स में कहीं कंक्लूजन, लेकिन अल्टीमेटली डिपार्टमेंट ने एक नोटिस इशू किया कि भाई आपको 5 करोड़ 3 लाख की लायबिलिटी आपको ऊपर बन रही है। इसके अंदर जो इनके सप्लायर थे उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी 39 करोड़ के आसपास की लायबिलिटी उन्होंने सर्टेन करी, लेकिन वो पार्टी ट्रेसेबल नहीं थी, कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट नहीं था, उसकी प्रॉपर्टी वहां पर नहीं थी, तो डिपार्टमेंट उससे रिकवरी नहीं कर पा रहा था। 21 अक्टूबर 2020 को जो स्टेट अथॉरिटीज है हिमाचल प्रदेश की, वहां पर कमिश्नर ने अपने पावर्स को डेलीगेट किया और उसके अंदर एक प्रोविजनल अटैचमेंट के लिए जो पिटिशनर है, जो अपीलेंट है, जो सप्लाई करता था जिस पार्टी को, जिससे डेटर्स को, इन डेटर्स के लिए यहाँ पर 2 प्रोविजनल अटैचमेंट के ऑर्डर इशू किए। 2 पार्टीज के नाम आपके सामने हैं। तो इन दोनों पार्टीज को एक प्रोविजनल अटैचमेंट का कि भाई आपको जो पिटिशनर है उसको रुपए देने हैं आपको, तो आप बेटर है कि आप उनको नहीं देते हुए डायरेक्टली डिपार्टमेंट को दें। तो इस टाइप से प्रोविजनल अटैचमेंट इस वे में हुआ है कि जो पिटिशनर है उसकी डेटर्स की पार्टी को नोटिस दिया प्रोविजनल अटैचमेंट का कि आपको जो भी पेमेंट करना है आप इसको पेमेंट राधा कृष्णा इंडस्ट्रीज को नहीं करते हुए गवर्नमेंट को करिए, डिपार्टमेंट को करिए, क्योंकि 5 करोड़ की डिमांड उसके ऊपर है वहां पर। अब यहाँ पर जो अटैचमेंट ऑर्डर था उसमें अल्टीमेटली लाइबिलिटी जितनी भी मैंने आपको बताया था 5 करोड़ 3 लाख की लाइबिलिटी इशू यहाँ पर निकाली थी उन्होंने, तो उसमें अगेंस्ट में 4 करोड़ के कैश उनको पेमेंट लेना था उनसे पार्टी से, जिसका प्रोविजनल अटैचमेंट किया था। तो इसमें जो पिटिशनर है उसने एक रिप्रेजेंटेशन फाइल किया, ऑब्जेक्शन रेज किया कि साहब ये जो भी अटैचमेंट की आपने कार्रवाई करी है वो गलत है, और अपनी लाइबिलिटी को डिनाई किया उसने। 6 नवंबर 2020 को डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया उसका जो भी उसने प्रोटेस्ट किया था, जो भी ऑब्जेक्शन रेज किया था उसको डिनाई कर दिया, और फाइनली एक शो कॉज नोटिस सब क्लॉज 1 सेक्शन 74 जो कि कहीं ना कहीं विलफुल इंटेंशन इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स इस केस में, यहाँ पर 74(1) में आईटीसी इंटरेस्ट और पेनल्टी रिकवर करने के लिए एक नोटिस इशू किया गया। अब ऑर्डर्स जो यहाँ पर इशू किए गए थे, जो प्रोविजनल अटैचमेंट प्लस एक डेलीगेशन वाला पावर, इन दोनों को जो पिटिशनर है राधा कृष्णा इंडस्ट्रीज, उसने वहां पर हाई कोर्ट में रिट पिटिशन लगाई कि साहब ये दोनों जो है उसको चैलेंज किया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा नहीं ये तो बिल्कुल सही हुआ है, एज पर लॉ हुआ है, और उसको उस पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया। अब यहाँ पर जो ऑर्डर हुआ उसके अगेंस्ट में फिर राधा कृष्णा इंडस्ट्रीज ने, चूंकि उसके पास सेक्शन 107 में कोई अदर अपॉर्चुनिटी नहीं थी अपील फाइल करने की, तो वहां पर ऐसे केसेस में सीधे सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर वहां पर अपील लगाई थी। वहां पर हाई कोर्ट में सीधे, चूंकि इसलिए कहते सेक्शन 107 में कोई अपील की प्रोविजन नहीं थे, कोई भी ऑर्डर पास हुआ था, तो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद उसमें सुप्रीम कोर्ट में उसमें वहां पर अपील फाइल की थी। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है बहुत ही अच्छा रंग से उन्होंने उसको डिफाइन किया हर चीज को, और मैं स्टेप बाय पूरा ऑर्डर जो उनका ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी, उसको कवर नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा द हाई कोर्ट हैज एर्र्ड इन डिसमिसिंग द रिट पिटिशन ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज नॉट मेंटेनेबल। तो उसको उन्होंने उसको गलत बताया कि हाई कोर्ट ने उसको डिसमिस करके सही नहीं किया है। सेकेंडली, the power to order a provisional attachment of the property of the taxable person including a bank account is draconian, जो मैंने आपको बताया था कि draconian इसलिए नेचर बताया क्योंकि इससे कहीं ना कहीं harassment हो रहा है। तो कहीं भी यदि प्रॉपर पावर जो एक्सरसाइज हो रहे हैं यदि प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, तो draconian पावर को उसको नाम दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा द एक्सरसाइज ऑफ द पावर फॉर ऑर्डरिंग अ प्रोविजनल अटैचमेंट मस्ट बी प्रेसिडेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन। एक ओपिनियन फॉर्म होना चाहिए प्रोविजनल अटैचमेंट के लिए। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सामने कि विदाउट फॉर्मिंग एन ओपिनियन, नॉर्मली यदि कोई रिकवरी निकल रही है आप इमीडिएटली प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं कर सकते हैं, आपको एक ओपिनियन बनानी पड़ेगी कि टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोविजनल अटैचमेंट कंपलसरी है, क्योंकि या तो पार्टी भाग जाएगी या कहीं भी हमारे लिए पैसा रिकवर करना बाद में मुश्किल हो जाएगा, प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाएगी, कुछ भी कोई भी रीजन हो सकता है। तो ऐसे केसेस में टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू,
वहाँ प्रोविजनल अटैचमेंट हो सकता है। तो उसके लिए कोई ओपिनियन फॉर्म होना कंपलसरी है। अब ये जो एक लाइन आई थी, द एक्सप्रेशन नेसेसरी सो टू डू फॉर प्रोटेक्टिंग द गवर्नमेंट रेवेन्यू, ये जो ओपिनियन फॉर्म हो रही है कि भाई मुझे गवर्नमेंट का रेवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी, it implicates that the interest of the government revenue cannot be protected without ordering a provisional attachment। तो उसको एक जो ओपिनियन फॉर्म करनी है वो यही देखना है कि क्या मैं बिना प्रोविजनल अटैचमेंट के मेरा जो इंटरेस्ट है गवर्नमेंट के रेवेन्यू उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, इस कारण मुझे प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर पास करना पड़ रहा है, वो एक ओपिनियन फॉर्म करना पड़ेगी। और यहाँ पर इस केस में उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा कि इन द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस देयर वाज अ क्लियर नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय द जो भी अथॉरिटी, द डेलीगेटेड अथॉरिटी थी, टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 83 रेंडरिंग द प्रोविजन अटैचमेंट। तो जहां पर प्रॉपर वे में उसका प्रोविजन अटैचमेंट के लिए डेलीगेशन जो भी जिसको किया गया उसने प्रॉपर ढंग से नहीं किया गया है। The formation of an opinion by the commissioner under section 83 sub clause 1 must be based on tangible material bearing on the necessity of ordering a provisional attachment। Again same चीज कि जो भी ओपिनियन फॉर्म हो रही है उसके लिए भी टेंजिबल मटेरियल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने आके आपसे कह जाए सर वो पार्टी भाग जाएगी तो वो कमिश्नर ने इमीडिएटली प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर इशू कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई बेस होना चाहिए, मटेरियल आपके पास इंफॉर्मेशन, टेंजिबल मटेरियल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तभी आप प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हैं। और इसके अंदर रूल 159 सब क्लॉज 5 जो है उसके अंदर जो जिसकी प्रॉपर्टी अटैच करी है उसके पास दो सेफगार्ड दिए गए हैं। सबसे पहली बात है कि उसको ऑब्जेक्शन रेस करने का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि भाई ये इसकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उसके लिए ऑब्जेक्शन यदि वो रेस करना चाहता है तो ऑब्जेक्शन रेस करने के लिए उसको टाइम देना चाहिए और उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देना चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए थी और ड्यूटी बाउंड है कमिश्नर को ये दोनों चीजों का कंप्लायंस करना बहुत कंपलसरी है। और टैक्सेबल जो भी पर्सन है उसको, जो इसकी भी प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं, उसको रीजनिंग ऑर्डर देना चाहिए कि भाई आपका ऑब्जेक्शन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं तो किस कारण से कर रहा हूं। और अकॉर्डिंगली वहां पर एक और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि यहां पर चूंकि सब क्लॉज 9 ऑफ सेक्शन 74 में एक फाइनल ऑर्डर पास हो चुका है, प्रोविजनल अटैचमेंट तभी होना चाहिए जबकि वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन यदि अथॉरिटीज को लगता है, कमिश्नर को लगता है कि ये पार्टी भाग जाएगी या मेरे को रेवेन्यू का इंटरेस्ट कहीं भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे केसेस में ही जहां पर प्रोसीडिंग्स चल रही है लेकिन फाइनल ऑर्डर होने के बाद वहां पर प्रोविजनल अटैचमेंट वाले रूल्स नहीं एप्लीकेबल होते हैं, तो वहां पर प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो मैंने बहुत शॉर्ट में कोशिश करी है। और अब एक मेरा, अभी मैंने आपसे बात करी है जहां पर प्रोविजनल अटैचमेंट की बात करी है, सिमिलर वे में हम ये देखेंगे ब्लॉकिंग ऑफ द आईटीसी रूल्स 86A। ये भी मेरे हिसाब से एक ड्रैकोनियन प्रोविजन इस वे में है कि विदाउट वेरिफिकेशन कई केसेस में आईटीसी को ब्लॉक कर दिया जाता है और असेसी जो टैक्स पेयर है उसके लिए अपना बिजनेस चालू रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस पूरी आईटीसी जो है वो डिपार्टमेंट द्वारा ब्लॉक कर दी जाती है। तो जो 86A के बेस पे जो गुजरात हाईकोर्ट का डिसीजन है उसमें एसएस इंडस्ट्रीज का केस है ये। वैसे ये जो केस है इसमें गुजरात हाईकोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दी है पिटिशनर को, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर जो रीजन टू बिलीव उसको टच किया है। तो मैं इसलिए मैंने इस केस को लिया है कि कोई भी 86A में कार्रवाई होती है तो ऐसे केसेस में क्या किस वे में प्रोसीजर होना चाहिए, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया है। कोई गुजरात हाईकोर्ट ने अपनी रूलिंग या कोई भी ऐसा फाइंडिंग नहीं दिया है 86A के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं इस ऑर्डर को जब हम डिस्कस करेंगे तो हाईकोर्ट ने ये डायरेक्शन जरूर दिया है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर पूरा प्रोसीजर बनाना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि इसके कारण एसएससी को हैरेसमेंट हो। तो एसएस इंडस्ट्रीज ने जो यहाँ पर पिटीशन फाइल की थी उसके दो मेन इश्यूज थे। एक तो रूल 86 को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल 86 की ए क्या है और किस वे में 86A में जो अथॉरिटीज हैं उसका पावर वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये दो इशू हमारे सामने थे हाई कोर्ट के सामने।
फैक्ट्स इसमें ये थे, एक पार्टनरशिप फर्म है ये एसएस इंडस्ट्रीज, और जो है ये टीएमटी बार्स के मैन्युफैक्चरिंग में जो काम कर रही थी, और जो भी ये गुड्स परचेस करते थे उसके ऊपर आईटीसी वो अवेल करते थे और अपना जो भी लायबिलिटी वो डिस्चार्ज करते थे। यहाँ पर डीजीजीएसटीआई ने, जयपुर जोनल यूनिट ने एक इंटेलिजेंस के थ्रू ये उनके नॉलेज में आया है कि जो भी सप्लायर था उसने इनको मटेरियल सप्लाई एक्चुअल में नहीं किया, केवल इनवॉइसेस दी हैं, मतलब इनवॉइस सप्लाई करिए, एक्चुअल मटेरियल का मूवमेंट नहीं हुआ है। और जो हमारी सेक्शन 16 कहती है कि एक्चुअल मटेरियल का मूवमेंट होना चाहिए, मटेरियल शुड बी रिसीव्ड बाय द परचेजर, तो वो उनके हिसाब से, डिपार्टमेंट हिसाब से यहाँ पर कवर नहीं हो पा रहा था। तो आईटीसी का अमाउंट करीब 2 करोड़ 40 लाख का था, और इसमें पिटिशनर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी उसको प्रेशराइज किया कि 25 लाख आप जमा कर दीजिए, और आईटीसी जो थी उसकी 84 लाख के इसको ब्लॉक कर दिया गया। अब यहां पर हम देखेंगे कि पहला इशू ये था कि हमारा इंटरप्रिटेशन क्या है, और साथ में उसको कैसे, उसको जो भी प्रोसीजर है कैसे फॉलो करते हुए इसको सेक्शन, ये जो रूल है 86A, उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं या कैसे उसको ब्लॉक कर सकते हैं आईटीसी, ये इशू सामने थे। ये दोनों इशू मैंने डिस्कस किया आपके सामने। जहां तक 86A की बात करें तो ये हमें, जो हमारा कमिश्नर है उसको अथराइज, ये सेक्शन, ये रूल 86A जो है अथराइज करता है 86A रूल जो है हमारा, वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें जो आईटीसी है उसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन के लिए कमिश्नर और एन ऑफिसर अथराइज बाय हिम, अब वो जो भी किसी कमिश्नर स्वयं या उसके द्वारा अथराइज व्यक्ति जो भी ऑफिसर है, इट शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमीशन, हैविंग रीजन टू बिलीव, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हैविंग रीजन टू बिलीव दैट क्रेडिट ऑफ आईटीसी अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हैज बीन फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड और इज इनएलिजिबल इन एस मच एज। तो यदि किसी असेसी ने, टैक्स पेयर ने फ्रॉडुलेंटली यदि कोई आईटीसी क्रेडिट आईटीसी अवेल करी है, तो ऐसे केसेस, किन केसेस, मतलब ऐसे केसेस को उन्होंने डिफाइन भी किया है, या तो ऐसे क्रेडिट नोट या जो भी डेबिट नोट्स या टैक्स इनवॉइसेस या और कोई भी डॉक्यूमेंट्स, ऐसे उनके ऊपर फ्रॉडुलेंटली उन्होंने आईटीसी ले लिया हो, या जो सप्लायर है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, इनवॉइसेस रेज करी उसने केवल, और आईटीसी इस पार्टी ने ले ली है, लेकिन बाद में जब इंक्वायरी करी तो वो पार्टी नॉन एग्जिस्टेंट है, तो वहां पर कोई पार्टी नहीं मिल रही है, तो उससे कहीं ना कहीं डेफिनेटली आता है कि उस पार्टी ने केवल इनवॉइसेस सप्लाई करी है, या उसने मटेरियल रिसीव नहीं किया है या सर्विसेज नहीं लिए और उसके बिना ही उसने आईटीसी ले ली है। तो ये ऐसे केसेस में उसको, इनको पावर दिया गया था। अब यहां पर जो है कमिश्नर या उसके द्वारा अथॉराइज्ड जो भी ऑफिसर है, मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग, तो पहला तो है एक रीजन टू बिलीव, सबसे पहले रीजन टू बिलीव होना चाहिए। सेकेंडली, फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, क्या रीजन है, किस कारण से ये कार्रवाई की जा रही है, तो वो उसको राइट कि नॉट टू अलाउ डेबिट ऑफ एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू सच क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी लायबिलिटी अंडर सेक्शन 49। तो रूल 86A अथॉराइज करता है कमिश्नर को कि वो ये कार्रवाई कर सकता है कि जहां पर गलत ढंग से यदि आईटीसी दी गई है तो वो व्यक्ति उसका क्रेडिट का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, तो उसके लिए उसको रीजन टू बिलीव होना चाहिए और रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, उसके बाद वो ब्लॉक कर सकता है। तो ये जो यहां पर हमारा जो रूल 86A बताता है कि उसको दोनों चीजों सेटिस्फाई होने के बाद ही कार्रवाई कर सकते हैं। अब ये 11 जनवरी 2020 से एक नया उसमें क्लॉज ऐड हो गया, तो मैंने उसको ऐड किया है साथ में, यदि किसी व्यक्ति द्वारा यदि कोई जो भी हैज नॉट फर्निश्ड द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर एनी 2 मंथ्स और क्वार्टर, तो ऐसे केसेस में भी उसकी आईटीसी ब्लॉक कर सकते हैं कि भाई उसको आपको रिटर्न्स फाइल नहीं करे हैं तो आपको, तो ये 86 रूल 86A में कवर करते हुए अब यहां पर जो हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, मैंने बताया था कि जो पिटिशनर है वो कोई रिलीफ कोई भी नहीं दी है, गवर्नमेंट हाईकोर्ट ने
जो भी कार्रवाई की थी उसमें इंटरफेयर भी नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी फाइंडिंग ये दी है, the invocation of Rule 86A of the rules for the purpose of blocking the ITC may be justified if the concerned authority or any other authority empowered in law is of the prima facie opinion, prima facie कहीं ना कहीं opinion based on some cognizant material, कोई भी एक इस पे basic reason होना चाहिए that the ITC is sought to be availed based on fraudulent transaction like fake or bogus invoices. तो ऐसे केसेस में ही रूल 86A में कार्रवाई हो सकती है जहां पर फेक इनवॉइसेस के बेस पे या बोगन इनवॉइस केस पे क्रेडिट दी जा रही है. However, the subjective satisfaction should be based on some credible material. ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने कुछ भी कह दिया उसके बेस पे आपने कार्रवाई कर दी है. कोई भी एक मटेरियल इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, and also should be supported by supervening factor. It is not any and every material, however vague and indefinite और डिस्टेंट, रिमोट और फार फेच. मतलब बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि उसका कोई बेस होना चाहिए, हम कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन हमारे पास हो तभी ये रूल 86A की कार्रवाई होना चाहिए. अब जो रूल 86A में जो पावर मिला है ब्लॉकिंग द आईटीसी का, उसको बहुत ही बड़ा पावर है, क्योंकि अल्टीमेटली जो टैक्स पेयर है उसका पूरा बिजनेस उससे डिस्टर्ब होता है. तो सच पावर शुड बी यूज्ड sparingly and only on subjective weighty grounds and reasons. कोई ऐसा बेस हो तो ही इसको यूज करना चाहिए. और कभी भी ये जो 86 रूल 86 में जो ब्लॉक करने का पावर है, उसको किसी एसएससी को हैरेस करने के उद्देश्य से इसका यूज नहीं करना चाहिए. और गवर्नमेंट इसके साथ में जो मद्रास हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट को भी एक इंस्ट्रक्शन ये दिया है इसके अंदर कि गवर्नमेंट नीड्स टू अप्लाई इट्स माइंड फॉर द पर्पस ऑफ लेइंग डाउन सम गाइडलाइंस और प्रोसीजर फॉर द पर्पस ऑफ इन्वोकिंग रूल 86 ऑफ द रूल्स. तो इसमें कहीं ना कहीं एक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रूल 86A में कहीं ना कहीं गाइडलाइन इशू हो कि किस बेस पे कब कौन सी अथॉरिटी किस टाइप से वो ब्लॉक कर सकती है. अदरवाइज एक ये टूल बन चुका है कि जैसे ही कोई केस बने आप आईटीसी ब्लॉक कर दीजिए उसका. एक इंपॉर्टेंट यहां इशू में जो ईवे बिल के केस में है, ये त्रिपुरा हाईकोर्ट का डिसीजन है. इस केस में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने ये श्री गोपी कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के केस में ईवे बिल के केस में पेनल्टी इक्विवेलेंट टू टैक्स अमाउंट लगेगी या जो हमारी 122 में जो सेक्शन में 10,000 की पेनल्टी उतनी लगेगी. तो ये एक पिटीशन यहाँ फाइल हुई थी और इशू यही था कि पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ ई वे बिल प्रोविजंस जो हैं तो उसमें पेनल्टी कितनी लगेगी. बेसिकली ये जो केस है ये लास्ट ईयर जो लॉकडाउन हुआ था उसका केस था, और एक जो पिटिशनर है वो रजिस्टर्ड था और उसने कुछ मटेरियल अपनी रायपुर फैक्ट्री से त्रिपुरा स्टेट में कहीं कोई इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट चल रहा था वहां भेजा था. इस कंसाइनमेंट की टोटल वैल्यू करीब अराउंड 20 लाख थी और उस पर टैक्स की लायबिलिटी 3,56,000 की हो रही थी. ईवे बिल इस केस में जनरेट हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के कारण और वहां पर कुछ जो जिसके थ्रू कंसाइनमेंट जा रहा था, जिस भी ट्रक के थ्रू, 2 ट्रक्स के थ्रू कंसाइनमेंट जा रहा था, वहां कोई प्रॉब्लम हुई तो उसका ट्रांसशिपमेंट हुआ. और ट्रांसशिपमेंट होने के बाद जो या तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो ईवे बिल था उसमें हमें नंबर अपडेट करने थे, वो नवंबर अपडेट नहीं हो पाए, और चूंकि लॉकडाउन था तो वो टाइमली पहुंच भी नहीं पाया. त्रिपुरा स्टेट में ये मटेरियल नहीं पहुंच पाया टाइमली, तो अपडेट भी नहीं हो पाया. सेकेंडली नए व्हीकल्स में गया तो उसके अंदर नया ईवे बिल भी जनरेट नहीं हो पाया, टेक्निकल रीजन के कारण वो नहीं जनरेट हो पाया. अब जब ये क्रॉस हो रहा था तो उस टाइम में जो भी स्टेट अथॉरिटी है उसने चेक पोस्ट पे मटेरियल को वहां पर रोका और मटेरियल को डिटेन कर लिया और उसको नोटिस इशू किया सब क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 129 कि भाई आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी. तो पिटिशनर ने सबमिशन दिया कि साहब मेरा चूंकि ये इस टाइप से प्रॉब्लम आ रही थी, लॉकडाउन में हमारा व्हीकल की प्रॉब्लम आ गई थी, हमने ट्रांसशिपमेंट किया था, और यदि पिटिशनर ने ये भी सबमिशन दिया उसके अंदर कि चूंकि मैंने जो मटेरियल भेजा था वो सेम है, वहाँ पर इनवॉइस जो है वो आपके अवेलेबल है, लास्ट जो मैंने ईवे बिल बनाया था वो भी अवेलेबल है, केवल एक गलती हुई मुझसे कि मैंने ईवे बिल जनरेट नहीं किया सेकंड वाला. उसमें इन्होंने ये भी सबमिशन, सेम ट्रांसपोर्टर था
बस हम अपडेट नहीं कर पाए, बाकी इनवॉइस नंबर वो सेम था, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और जो अथॉरिटी थी, स्टेट अथॉरिटीज, उसने कहा भी आपको इक्वलेंट टू जीएसटी, जो हमारा जीएसटी अमाउंट है उतनी पेनल्टी, मतलब टैक्स अमाउंट प्लस पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगी उसके अंदर। पिटिशनर ने कहा नहीं साहब, मेरे हिसाब से इस पर लाइबिलिटी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मेरा वैलिड ईवे बिल था और 129(3) यहाँ पर केवल पेनल्टी वाला मैटर आता है, तो वो नहीं होना चाहिए। अब इसमें इवन ये भी सबमिशन दिया पिटिशनर ने कि यदि ये जो एलिगेशंस जो हैं, यदि मैं उसको मान भी लेता हूं, तो मेरा मैक्सिमम, मेरी जो है वो ब्रीच जो हुआ है वो 122 सेक्शन का हुआ है, जबकि डिपार्टमेंट ने 129 की पेनल्टी लगाई है इसके ऊपर। तो हम यदि सेक्शन 122 को यदि हम देखें, तो सेक्शन 122 डिफाइन करता है, ये सब क्लॉज 14 जो है इसका, ट्रांसपोर्ट, जहां पर यदि कोई भी पेनल्टी लग सकती है, ऑफेंसेस वगैरह हैं, तो ट्रांसपोर्ट्स एनी टैक्सेबल गुड्स विदाउट द कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज मे बी स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ। तो नॉर्मली हम मानते हैं कि कोई भी मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है तो वहां पर इनवॉइस होना चाहिए, टैक्सेबल है तो टैक्सेबल इनवॉइस होना चाहिए, और यदि दोनों सब इस टाइप की सप्लाई नहीं है, कोई जॉब वर्क हो रहा है, कोई भी किसी कारण से मूवमेंट हो रहा है, तो डिलीवरी चालान होना चाहिए, प्लस साथ में उसके साथ ई वे बिल होना चाहिए। ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो डेफिनेटली जब मूवमेंट हो रहा था फाइनली, तो वहां पर वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था। तो 122 सेक्शन ये कहता है कि यदि गुड्स का मूवमेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में 10,000 या कोई भी टैक्स इवेजन जहां हो रहा है, वो टैक्स इवेजन जितना हो रहा है उसके इतने टैक्स अमाउंट के अमाउंट, इक्विवेलेंट अमाउंट की पेनल्टी लग सकती है। अब पिटिशनर ने कहा कि साहब यहाँ टैक्स इवेजन नहीं है मेरा, क्योंकि टैक्स जो था वो मैं टैक्स का पेमेंट मार्च 2020 के रिटर्न से पे कर चुका हूँ, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, और सब डिटेल्स मेरे पास उस टाइम अवेलेबल थी, मैं केवल ई वे बिल नहीं बना पाया, उसका भी एक रीजन था। तो ऐसे केसेस में उन्होंने प्ली ये लिया कि यदि हम मान भी लें कि हमारी कोई गलती हुई है, तो मैक्सिमम हमारे ऊपर पेनल्टी 10,000 रुपये की लग सकती है। अब हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि डेफिनेटली ये जो भी फैक्ट्स हैं केस के, उसके हिसाब से सेक्शन 121, 122 में ही कवर्ड होता है ये वाला केस, और ऐसे केसेस में चूंकि कोई इवेजन नहीं है, कोई टैक्स का इवेजन नहीं है, तो हम टैक्स का इवेजन यदि होता तो ऐसे केसेस में इक्वल अमाउंट की पेनल्टी, इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स की पेनल्टी लगती, लेकिन यहाँ पर टैक्स का इवेजन नहीं है, तो ऐसे केसेस में 122 सेक्शन ही एप्लीकेबल होती है और 10,000 की पेनल्टी लगेगी। अब ये नॉर्मली हम देखेंगे इस केस में, आपको लगता होगा कि भाई ये केस तो बहुत सिंपल है क्योंकि इसका बेस था, लेकिन मैं इस डिसीजन के बेस पे कहना चाहता हूँ, कई बार हमारे सामने पोजीशन आती है, जैसे एक केस में मेरा खुद का एक आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि यहां से इंदौर से मटेरियल निकला, अब पार्टी जो थी वो देवास में थी, देवास में वो लॉरी लेके, जो भी ट्रांसपोर्टर है वो लेके गया, तो वहां जो कंपनी थी उसने कह मना कर दिया, बोले साहब अभी तो हमारा टाइम हो गया, शाम को 7 बजे बाद आए हो आप, अब हम मटेरियल इनवर्ट नहीं करेंगे, आप बेटर है कल लेके आना। वो लॉरी ड्राइवर जो था वो अपने घर उस लॉरी को लेके चला गया। नेक्स्ट डे सुबह सुबह वो निकला लॉरी लेके, तो वहां पर स्टेट अथॉरिटीज ने उस लॉरी को रोक लिया, उसमें ईवे बिल चेक किया तो ईवे बिल मालूम चला वो एक्सपायर हो चुका था, क्योंकि टाइम पीरियड निकल चुका था उसका। जिस टाइम मूवमेंट एक दिन पहले हुआ था उस टाइम वैलिड था वो, लेकिन चूंकि पार्टी ने मना कर दिया था, तो वहां पर उसको, वो जो ईवे बिल था वो एक्सपायर हो गया था, तो वहां पर उस मूवमेंट को गलत मानते हुए, क्योंकि वही विच वॉज नॉट सपोर्टेड बाय ईवे बिल, तो ऐसे केसेस में उसको डिटेन किया और डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर इक्वल अमाउंट की पेनल्टी लगाई है। तो सिमिलर केस को हम अप्लाई कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बेनिफिशियल है ये। इस कारण से मैंने इस केस को डिस्कस किया आपके साथ में कि डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं ऐसे केसेस में, मैक्सिमम केसेस के, आप 99% केसेस में मान के चलिएगा कि उनका सिर्फ एक कहना रहता है कि आप अपील में छूट जाएगी, लेकिन अभी तो आप पेमेंट कर दीजिए, और असेसी के पास, टैक्स पेयर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि वो उसके पास वो टैक्स का अमाउंट भी पे करना पड़ता है उसको, प्लस पेनल्टी भी पे करना पड़ती है, और कई केसेस में उसको आईटीसी भी नहीं मिलता है, क्योंकि जो यदि डिपार्टमेंट के डिमांड के बेस पर यदि टैक्स पे किया है तो आपको आईटीसी उसका नहीं मिलता है, तो प्रॉब्लम आती है। और अभी आपको सबको जानकारी होगी कि अभी तो डिपार्टमेंट में ये जो सेक्शन में चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने कि अब आपको 200% केवल पेनल्टी में भरना है, पहले 100% टैक्स 100% पेनल्टी भरना पड़ती थी, जो कि अब गवर्नमेंट ने 200% पेनल्टी में ही भरना है, तो वो चेंजेस लेके आ गए हैं इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये।
मेरे ख्याल से मेरे पास 5-10 मिनट का टाइम और है। यदि कीर्ति जी साथ में हो तो मैं चाहूँगा मुझे 10 मिनट का और टाइम दे दें। एक ये मध्य प्रदेश की एडवांस रूलिंग है डेमो व्हीकल्स के ऊपर। ये बहुत ही डिस्प्यूटेड इशू है और जो टैक्स पेयर्स हैं, जो भी डीलर्स हैं, वो उनका कहना ये रहता है कि सर चूंकि हम लोगों ने ये डेमो व्हीकल्स परचेज हमारे बिजनेस के लिए किए हैं तो उसकी क्रेडिट हमें मिलना चाहिए, हम फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए ही कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की हमारे खुद मध्य प्रदेश की एडवांस रूलिंग है खटवानी सेल्स एंड सर्विसेज एलएलपी के केस में। और इशू जो रेज किया था इस एलएलपी ने कि क्या हम डेमो व्हीकल्स जो परचेज कर रहे हैं उसको चूंकि हम कैपिटलाइज कर रहे हैं तो उसकी क्रेडिट हमें आईटीसी मिलेगी क्या। अब ये कैपिटलाइज करना और उसकी आईटीसी मिलेगी नहीं मिलेगी, उसका बेस रीजन ये था कि उसके पहले की कुछ एडवांस रूलिंग ऐसी थी जिसके अंदर ये रूलिंग दी गई थी कि यदि आप उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं और चूंकि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में उसका यूज हो रहा है तो ऐसे केसेस में इसकी क्रेडिट मिलेगी। तो सिमिलर फैक्ट्स को लेते हुए एक एप्लीकेशन यहाँ पर एडवांस रूलिंग के लिए यहाँ पर लगा दी। अब जो हमारी अथॉरिटीज हैं एमपी की, उनके सामने फैक्ट्स क्या थे। बेसिकली ये जो एप्लीकेंट है वो किया जो मोटर्स हैं उसके सेल्स एंड सर्विसेज के अथोराइज डीलर हैं। अब ये डेमो व्हीकल्स इन लोगों को जो भी अथोराइज जो भी डीलर होते हैं उनको डेमो व्हीकल्स अपने यहाँ पर रखने पड़ते हैं ताकि आप बता सकें उसको टेस्ट ड्राइव दे के आप एक फील लाने के लिए कि किस टाइप से ड्राइव हो रही है, वो हमारे उसके बिजनेस के लिए यूज करते हैं। तो उसके लिए इन्होंने व्हीकल्स परचेज किए थे और फाइनली कई बार साल 2 साल 3 साल बाद वो व्हीकल बिक भी जाते हैं और उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी भी पे होती है। तो यहाँ पर जो एप्लीकेंट था उसने डेमो व्हीकल परचेज किए थे और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज कर लिया। अब यहाँ पर उन्होंने एडवांस रूलिंग के लिए सेक्शन 16(1) जो कि सब क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 16 जो है वो ये कहता है कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए आप यूज कर रहे हैं, और सब क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 17 वो डिफाइन करती है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आपको व्हीकल्स की क्रेडिट मिल सकती है। यदि सेक्शन 17(5) यदि हम देखें तो वो ब्लॉक क्रेडिट बताता है कि आपको व्हीकल की क्रेडिट नहीं मिलेगी, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ही क्रेडिट मिलेगी। तो जो एप्लीकेंट है उसका व्यू था कि मेरी जो आईटीसी है वो सेक्शन इस एक्सेप्शनल केसेस में कवर्ड होती है। तो उसमें उन्होंने यही कहा कि डेमो व्हीकल्स जो हैं these are used for furtherance of business and are used for imparting training about the features of the car। कि भाई मुझे ये बताना पड़ता है मेरे जो भी परचेजर हैं या जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हैं उनको फीचर्स बताने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए कि किस टाइप से होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग आईटीसी के लिए एलिजिबल हैं। और जो इशू हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेदर आईटीसी इज अवेलेबल ऑन परचेज ऑफ डेमो व्हीकल्स कंसीडरिंग द सेम एज टू बी यूज्ड फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो पहला मेरा सबमिशन यही था एप्लीकेंट का कि सिंस दीज डेमो व्हीकल्स विल बी यूज्ड फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो मुझे उसकी क्रेडिट मिलना चाहिए। फर्दर सिंस द सेम इज कैपिटलाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो यहाँ पर ये जो व्यू लिया है सब क्लॉज 19 ऑफ सेक्शन 2 जो कि कैपिटल गुड्स को डिफाइन करता है, उसमें ये किया है कि भाई कि दे आर एलिजिबल फॉर सेड आईटीसी इन एडिशन टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16(1), क्योंकि हम उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स के नेचर के हैं फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो मुझे क्रेडिट इन दोनों बेस पे मिलना चाहिए। तो सेक्शन 16 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि ये बताता है एलिजिबिलिटी और कंडीशन आईटीसी के लिए। वो बताता है कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है यदि वो जो भी आईटीसी उसको आ रही है, जो भी टैक्स पे करके वो आईटीसी इनपुट्स परचेज कर रहा है, तो which are used or intended to be used in the course of furtherance of his business, तो यदि वो furtherance of business में यूज आया तो डेफिनेटली उसकी आईटीसी उसको मिलेगी, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें उसकी क्रेडिट उसको मिलेगी। और कैपिटल गुड्स जो मैंने आपसे बताया था सेक्शन 2 सब क्लॉज 19 में उसको डिफाइन किया गया है। कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट of the person claiming the ITC and which are used or intended to be used in the course of furtherance of business। अगेन सेम चीज यहाँ पर कैपिटल गुड्स में भी यूज हो रही है। तो दोनों ही केसेस में चूंकि एप्लीकेंट का ये व्यू था कि मैं फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज कर रहा हूँ तो मुझे क्रेडिट की एलिजिबिलिटी है, तो एडवांस रूलिंग में उन्होंने अप्लाई किया। इनपुट को डिफाइन करा है, इनपुट की डेफिनेशन को लिए मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूंगा यहाँ पर। अब सब क्लॉज 5 और सेक्शन 17 जो कि ब्लॉक क्रेडिट है, तो इसके अंदर जो भी एक्सेप्शन है, वैसे आईटीसी नहीं मिलती है व्हीकल की, ये निश्चित तौर पे
केवल कमर्शियल व्हीकल हैं या हम जहाँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर्स के लिए कर रहे हैं, तो वो जो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं ऐसे केसेस में ही आईटीसी मिलती है, अदरवाइज वो ब्लॉक क्रेडिट में आता है। तो जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स या व्हीकल्स अपने ये मटेरियल के लिए या कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए है, तो ऐसे केसेस में फ्लाइंग है या ऐसे ट्रेनिंग देना है ड्राइविंग की, ऐसे केसेस में जो आईटीसी है वो व्हीकल्स की मिलती है, अदरवाइज वो नहीं मिलती है। अब जो एडवांस अथॉरिटी जो है हमारी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी एमपी की, उन्होंने इसको कैसे लिया है इसको कि डेमो व्हीकल्स का जो भी क्रेडिट मिलना है वो इस बेस पे डिसाइड नहीं होगा कि आप उसको कैपिटलाइज कर रहे हो, जो आईटीसी है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उससे आईटीसी का कोई मीनिंग नहीं है। सेकेंडली, वही डेप्रिसिएशन वाली बात है कि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया नहीं किया है, उससे कोई आपका इफेक्ट जो आईटीसी जो हमारे कंडीशंस है उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक्सेप्शन केसेस है इसमें ये चूंकि अब डेमो व्हीकल्स जो हैं कवर्ड नहीं होते हैं, और फाइनली उन्होंने ये रूलिंग दिया है कि चूंकि ये जो एक्सेप्शनल केसेस है उसमें कवर्ड नहीं हो रहा है और डेमो व्हीकल्स चूंकि डेमो उनके हिसाब से 17.5 में कवर हो रहे हैं, ब्लॉक क्रेडिट में कवर हो रहे हैं, ऐसे इस हिसाब से डेमो व्हीकल्स पे क्रेडिट की एलिजिबिलिटी को डिनाई किया गया है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में। अब सरप्राइजिंगली मतलब हमारे लिए कई बार प्रेसिडेंस जो होता है वो कई बार एक बेस बनता है कोई भी डिसीजन लेने में, लेकिन जो मध्य प्रदेश की एडवांस अथॉरिटी है उन्होंने जो प्रीवियस हमारी जो रूलिंग हमारे सामने है, जैसे एएम मोटर्स के केस में हमारे पास जो केरला की एडवांस रूलिंग है उसमें उन्होंने इसको अलाउ किया है, और सिमिलर वे में उन्होंने इसको दिया है कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ये यूज हो रहा है, तो ऐसे केसेस में उन्होंने इसको अलाउ किया था। केरला की एडवांस रूलिंग के केस में भी उन्होंने अलाउ किया था, और कैपिटल गुड्स के केस में दोनों उन्होंने कंडीशन ली थी कि ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज हो रहा है, चूंकि कैपिटलाइज हो रहा है तो ऐसे केसेस में उसकी क्रेडिट मिलेगी। सेकंड जो एडवांस रूलिंग है वो चोगले इंडस्ट्रीज की जो रूलिंग है, गोवा अथॉरिटीज जो है उन्होंने एडवांस रूलिंग दिया था, और उसमें सिमिलर वे में उन्होंने कहा था कि चूंकि ये कैपिटल गुड्स हैं, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज हो रहा है, तो ऐसे केसेस में आईटीसी मिलेगी। तो अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी एडवांस रूलिंग है उसमें स्वाभाविक है कि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, एक स्टेट की अलग अथॉरिटी हो, वहाँ पर उसका ओपिनियन अलग हो, कुछ अथॉरिटीज़ अलग हो। जहाँ तक जीएसटी लॉ की बात करें तो जीएसटी लॉ में गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया था कि यदि कोई भी अथॉरिटीज़ का कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, एक स्टेट अलग ओपिनियन दे रहा है, दूसरा स्टेट ओपिनियन अलग दे रहा है, तो हम सेंट्रलाइज्ड उसके केसेस में हम लोग उसको अथॉरिटी एडवांस रूलिंग हम लोग देंगे, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड है मैटर ये वाला। और जो भी है अगेन हमें क्रेडिट लेने से पहले हमारा जो भी क्लाइंट्स हैं उनको बहुत क्लियर बोलना पड़ेगा कि ऐसे केसेस में अभी भी डिस्प्यूट है, क्योंकि दो अथॉरिटीज बोल रही हैं कि अवेलेबल है, एक अथॉरिटी बोल रहा है कि नहीं है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं भविष्य में इसके ऊपर लायबिलिटी बन सकती है कभी। साथियों, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि एडवांस रूलिंग को कभी भी हमें ये नहीं मानना चाहिए कि एडवांस रूलिंग हमारी फेवर की है तो डेफिनेटली हमें तो बेनिफिट मिल जाएगा, या एडवांस रूलिंग हमारे अगेंस्ट में है तो हमें बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कोई एडवांस रूलिंग अगेंस्ट में हो, लेकिन यदि हम उसको प्रॉपर वे में स्टडी करें तो हमें उसकी बेनिफिट मिल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एडवांस रूलिंग हमारे अगेंस्ट में है तो हम सोचे ही नहीं उसके बारे में, और ये भी हमारे फेवर में है तो उसको भी ये नहीं निकल चले कि वो एक एडवांस रूलिंग हमारे फेवर की आ गई है, जैसे दो रूलिंग हमारे सामने है तो हम ये बेस मान के चलें कि दो एडवांस रूलिंग के बेस पे हमें क्रेडिट मिल जाएगा। हमें कहीं ना कहीं अपनी ओपिनियन फॉर्म करना पड़ेगी, उसके बेस पे ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कई बार जैसे हम देखेंगे कि हाई कोर्ट के डिसीजन के बेस पे भी कई बार हम लोग डिसीजन ले लेते हैं, अब तो हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया। जैसे म्यूचुअलिटी कंसेप्ट वाले केस में देखेंगे कि जो क्लब एसोसिएशन वाले केसेस में कई लोगों ने ये कॉल लिया था कि साहब अब तो चूंकि डिसीजन आ गया है म्यूचुअलिटी वाले में, लार्जर बेंच का डिसीजन, अब तो बहुत क्लियर हो गया कि भाई ये म्यूचुअलिटी कंसेप्ट के कारण क्लब एसोसिएशन के केसेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन हमें बहुत प्रिकॉशन से चलना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनली गवर्नमेंट ने इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जुलाई 2017 से उसका इफेक्ट देते हुए कि नहीं साहब इस पे तो जीएसटी लगेगा,
जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ गया उसके बावजूद उन्होंने उसको नलीफाई करने के लिए एडवांस रूलिंग लेके आ गए। तो ऐसे केसेस में हमें बहुत प्रिकॉशन से चलना चाहिए, क्योंकि भविष्य में यदि अभी 2-4-5 साल बाद ही कोई रेट्रोस्पेक्ट इफेक्ट आता है या एडवांस रूलिंग के बेस पे हम डिसीजन ले लेते हैं तो हमारे लिए कई बार मुश्किल आ सकती है। एक बहुत सिंपल है वैसे ये स्टॉक ट्रांसफर के केसेस में ब्रांचेस जो हैं आउटसाइड स्टेट में, लेकिन कई बार हम लोग डिसीजन लेने में कई बार हम बेस चाहते हैं कि हमें डिसीजन लेने के पूर्व कोई ऐसा बेस मिल जाए कि हमें एक आगे डिसीजन लेने में इजी रहे। तो इसलिए मैंने ये तिरुमलई केमिकल्स लिमिटेड का केस ले रहा हूं। मैं सिंपल इसलिए बोल रहा हूं कि लॉ में बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि यदि आप स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, एक हेड ऑफिस या कोई एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को कोई स्टॉक ट्रांसफर कर रही है, तो उसके वैल्यूएशन वाला इशू यहाँ पर है। इसके अंदर मेनली यहाँ पर एक जो एप्लीकेंट है उसका जो लोकेशन है वो रानीपत में है वहाँ पर, और वो एक स्टेट में उसका रजिस्ट्रेशन है, और जो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, और ये अपने स्टॉक को दूसरे स्टेट में जो भी इनका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, प्लेस ऑफ बिजनेस, वहाँ पर भी उन्होंने वहाँ रजिस्ट्रेशन भी दे रखा है। तो वो चूंकि 2 स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो डिस्टिंक्ट पर्सन के बेस पे उसको स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में वहां पर उन्होंने रूल 28 को ध्यान में रखते हुए और जो वैल्यूएशन रूल्स है उनको देखते हुए एक एप्लीकेशन इसमें फाइल करी एडवांस रूलिंग के लिए कि हमें जो हम स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं एक ब्रांचेस को, उसके लिए क्या वैल्यू हमें अडॉप्ट करना है। सेकेंडली उन्होंने ये पूछा है इस एडवांस रूलिंग में कि क्या रूल 28 का जो सेकंड प्रोविजो है क्या वो हमारे लिए एप्लीकेबल होगा, उसके बेस पे हम वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले चूंकि क्या प्रोविजन, रेलेवेंट प्रोविजन क्या है वो समझते हैं कि वैल्यूएशन जो भी रूल्स हैं वो सेक्शन 15 में है, और सेक्शन 15 की जो सब क्लास 1 है वो ये कहता है कि द वैल्यू ऑफ ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शेल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो नॉर्मली हम देखेंगे वैल्यूएशन का जो रूल्स, बेसिक रूल यही है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही बेस मानते हैं, प्रोवाइडेड 2 कंडीशन है उसके अंदर कि दोनों जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो, रिलेटेड पर्सन नहीं हो, एंड प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन। ये 2 कंडीशन यदि हमारे पास फुलफिल हो रही है कि प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन और जो सप्लायर या जो परचेजर है दोनों इंडिपेंडेंट है, रिलेटेड पर्सन नहीं है, तो ट्रांजैक्शन प्राइस ही हमारे लिए फाइनल है। और वो 100 रुपए की चीज यदि 20 रुपए में बेच रहा है तो 20 रुपए वैल्यू ही मान ली जाएगी। लेकिन यदि रिलेटेड पर्सन है तो ऐसे केसेस में फिर हमें वैल्यूएशन पे जाना पड़ता है। और सब क्लास 4 ये बोलता है कि यदि आप वो रिलेटेड पर्सन है या प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, तो ऐसे केसेस में हमें वैल्यूएशन पे जाना पड़ेगा। अब रूल 28 जो है यदि मानता है तो रूल 28 में जो वैल्यूएशन का दे रखा है कि यदि हमारा रिलेटेड पर्सन के केस में हमारा जो वैल्यूएशन होगा या तो ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई वो होगा, और यदि ओपन मार्केट वैल्यू नहीं अवेलेबल है तो सिमिलर काइंड की जो हमारी गुड्स या सर्विसेज है उसके बेस पे वैल्यूएशन होगा। और वो डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है ऐसे के जहां दी वो हमारी वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पा रही है, तो ऐसे केसेस में वहां पर प्रोवाइडेड दैट वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई एज सच बाय द रेसिपिएंट द, यदि वो की वही मटेरियल सेम, उसमें कोई चेंज नहीं करने के बाद उसको सिमिलर वे में सीधे उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में सप्लायर के ऑप्शन के केस में बी एंड द अमाउंट इक्विवेलेंट टू 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी by the recipient to his customer not being a related person। तो इंडिपेंडेंट पर्सन को यदि कोई फाइनली जो डिस्टिंक्ट पर्सन सेल कर रहा है जो कि रिलेटेड पर्सन है तो उसके 90% तक भी उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने बोल्ड दिया हुआ है ये काफी लोगों को जानकारी होगी, लेकिन फिर भी मैं इसको इसीलिए ये केस लॉ को लिया है। ये एक रूल 28 जो है कहता है कि प्रोवाइडेड फर्दर वेयर द रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी the value declared in the invoice shall be deemed to be the open market value of the goods or services। अब ये प्रोविजन हमारे सामने तो है लेकिन कई बार हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं। हमें कहीं ना कहीं मन में डर रहता है अरे नहीं ऐसा नहीं हो जाए कि 100 रुपए की चीज का वैल्यूएशन में मैंने 1 रुपए कर दिया है। रूल तो बोलता है कि जो आप वैल्यू डिक्लेयर करेंगे यदि सामने वाले को आईटीसी की एलिजिबिलिटी है तो वो एग्जेम्प्टेड में डील नहीं कर रहा हो, उसको आईटीसी की एलिजिबिलिटी पूरी आती हो किसी भी कारण से, तो ऐसे केसेस में आप जो इनवॉइस की वैल्यू जो देंगे 100 रुपए की चीज 10 रुपए लें 1 रुपए लें वो ही फाइनल वैल्यू मान ली जाएगी। गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि फाइनली हमें उस आईटीसी नहीं लेंगे तो फाइनली जब वो गुड सेल होंगे तो उस पर आईटीसी उनको गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा। तो इस एडवांस रूलिंग में जो दो क्वेश्चन उनके सामने थे कि जो भी ट्रांसफर हो रहा है ब्रांचेस को
उसका वैल्यूएशन किस बेस पे होगा, तो उन्होंने कहा ओपन मार्केट वैल्यू है। सेकंड में यदि वो चाहें तो ऑप्शन के बेस पे 90% ऑफ द अल्टीमेट सेल वैल्यू एज रेज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट पर्सन टू द अनरिलेटेड अल्टीमेट कस्टमर, जो हमारा जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट पर्सन को बेच रहा है, उसके 90% वैल्यू तक भी आप उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। और फाइनली उन्होंने कहा कि द डिस्टिंक्ट पर्संस बीइंग एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, तो ऐसे केसेस में जो इनवॉइस वैल्यू है वो ही ओपन मार्केट वैल्यू मानी जाएगी। तो यदि ऐसे केसेस हैं जहां पर आईटीसी बहुत एक्यूमुलेट हो रही है, जहां पर हम ट्रांसफर कर रहे हैं वहां पर आईटीसी बहुत ज्यादा इंक्लूड वहां पर एक्यूमुलेट हो चुकी है, तो ऐसे केसेस में हम 100 रुपए की चीज का वैल्यूएशन किसी भी वैल्यू पे कर सकते हैं। लॉ में खुद में रूल खुद बोलता है, और फिर हमारे पास ये एडवांस रूलिंग भी है, तो वो उस बेस पे हम लोग ले सकते हैं। इसके अंदर ये एक स्लाइड जो है रिपीट हो गई है। मैं फाइनली मेरी एक लास्ट जो है 2 स्लाइड और मैं लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं आज का डिस्कशन क्लोज करना चाहूंगा, कंप्लीट करना चाहूंगा। इसको मैंने बहुत डिटेल में इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे सामने इशू ये बहुत आता है और काफी बड़ा इशू है। आप और हमारे सभी के सामने जब भी हम ऑडिट करने बैठते हैं जीएसटी का, अभी तो आगे डिसकंटिन्यू होगा, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली जब हम जीएसटी 9 फाइल करते हैं तब भी हमारे सामने इशू आते हैं कि यदि हमने कोई प्रमोशनल प्रोडक्ट जैसे पोस्टर्स हैं, हमने गिफ्ट दिए, जैसे दिवाली के टाइम में सिल्वर कॉइन या गोल्ड कॉइन अपने कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, किसी भी वे में ऑब्लाइज करने की कोशिश करी है, उस टाइम में हमने कोई भी उनको विदाउट चार्जिंग एनीथिंग हमने यदि कोई भी उसको आइटम को उनको दिया है, तो क्या ऐसे केसेस में हमें उसकी आईटीसी मिलेगी? और ये बहुत बड़ा इशू है और उसमें आईटीसी बहुत इन्वॉल्व होता है। तो ये पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एक केस है और इसमें कर्नाटका जो है उसके कर्नाटका का एडवांस रूलिंग था। कर्नाटका एडवांस रूलिंग जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में दिया गया था, तो फिर उसके लिए पेज इंडस्ट्रीज ने अपील फाइल करी, तो इसीलिए AAAR हमारे सामने है इसके अंदर। तो बेसिक इश्यू जो था वो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी से सामने ये था, जो प्रमोशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी आज जैसे पोस्टर्स हैं, वो सब चीजें हम लोग कई बार होता है जो असेसी होता है, टैक्स पेयर होता है, डीलर है, जो भी वो अपने जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास में पोस्टर्स हैं, साइन बोर्ड हैं, वो सब भेजता है उसके अंदर। तो जो प्रमोशनल प्रोडक्ट है या मटेरियल जो भी है या मार्केटिंग की जो आइटम है वो सब भेजते हैं। अब ये इशू यहाँ पर था कि क्या आईटीसी उसका मिलेगा, तो उसकी एडवांस रूलिंग के लिए जो भी कर्नाटका एडवांस रूलिंग अथॉरिटी उसके पास में एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी। तो जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी थी उसमें उन्होंने बहुत ही एक डिफरेंट वे में जाके उसमें ये नियम दिया था। मैं आपके सामने 1 मिनट क्वेश्चन करना मैं स्क्रीन पे लेना चाहता हूं। उसमें एडवांस रूलिंग जो अथॉरिटी थी उन्होंने ये इसको ये कहा था कि ये इनपुट्स नहीं है। आईटीसी तो उन्होंने भी डिनाई किया था, लेकिन बियॉन्ड द वो जो भी एक एप्लीकेशन थी, जो भी इनके जो फैक्ट्स थे उससे जाते हुए एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने ये कहा कि ये तो चूंकि आइटम जो है वो इनपुट्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये तो कैपिटल गुड्स है। आईटीसी तो डिनाई कर दी लेकिन उनको कैपिटल गुड्स माना। तो फिर जो यहाँ पर एप्लीकेंट है वो उसने वापस से अपील फाइल करी। तो अपील में अपीलेट अथॉरिटी जो है उसने जो रूलिंग दी है उसके अंदर, उसमें उन्होंने उसको सेटिसाइड किया, जो भी ओरिजिनल अथॉरिटी जो भी इन्होंने एडवांस रूलिंग दिया था, और साथ में फाइंडिंग दी है कि जो प्रमोशनल प्रोडक्ट मटेरियल एंड मार्केटिंग आइटम जो भी होता है उसका नेचर जो है वो इनपुट्स है, विच हैज बीन डिफाइंड अंडर सब क्लॉज 59 ऑफ सेक्शन 2। तो जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी थी उसने उसको चूंकि कैपिटल गुड्स मान लिया था, तो बोले कैपिटल गुड्स नहीं है बल्कि ये इनपुट्स ही हैं, लेकिन आपको इसकी आईटीसी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि वो मतलब उसको अल्टीमेटली रेस्ट्रिक्शन है सेक्शन 17 में। तो आपको ब्लॉक क्रेडिट में आता है क्योंकि आपने विदाउट एनी कंसिडरेशन आपने सप्लाई किया है, तो हम उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इन चीजों में हमें कहीं ना कहीं कॉल लेना पड़ेगा कि ऐसे आइटम जो कि विदाउट एनी चार्जिंग एनीथिंग हम यदि हमने जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या हमारे कस्टमर्स हैं दे रहे हैं, तो ऐसे केसेस में उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मैं चाहता हूं मेरा जो भी आज के डिस्कशन थे, मैंने कोशिश की है, मेरा ये फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन था जिसके अंदर जो भी एडवांस रूलिंग या जो भी हमारी
जितने भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं उसको मैंने आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश की है।